हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारा क्लास 11th फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो पवन द्वारा स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है अपर्दन और निक्षेपण से, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो रिमेनिंग हमारा पोर्शन बचा हुआ है, उसको हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस सेशन में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी। एक तो पवन द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती है पेडिमेंट और पेडिप्लेन, इसके बारे में डिस्कस किया था। और इससे जस्ट पहले हमने जो कोस्टल एरिया में जो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से टोपोग्राफी बनती है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जो वीडियो है उनकी वीडियोज है उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एनसीईआरटी को हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट डिस्कशन करवाएंगे। और इससे प्रीवियस हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी और इसी प्रकार से जो 12th क्लास की दो एनसीईआरटी है, एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो वर्ल्ड लेवल की, और दूसरी हमने जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इंडिया लेवल की, उसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने पॉपुलेशन से संबंधित डिटेल से डिस्कशन किया था। उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड से संबंधित देखा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से संबंधित पोर्शन देखा था। उसी प्रकार से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बारे में देखा था। ठीक है, और जो ह्यूमन सेटलमेंट है उनके बारे में देखा था, बस्तियों का प्रकार क्या है, पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से डायग्राम के साथ में डिस्कस की थी। तो मेक श्योर कि आप इन जो एनसीईआरटी की जो प्ले लिस्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित, एक बार उनको भी जरूर गो थ्रू कीजिए। ठीक है, चलिए हम हमारा जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पलाया झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पलाया झील हमने इस वाले डायग्राम में प्रीवियस सेशन में देखा था कि ये माउंटेन है, माउंटेन के बाद में पेडिमेंट आता है, पेडिमेंट के बाद में इनसेलबर्ग आता है, इनसेलबर्ग के बाद में एलिवल प्लेन आते हैं या पेडी प्लेन बोल तो वो आते हैं, उसके बाद में पलाया झील आती है। ठीक है, तो पलाया झील क्या है एक बार पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। कि मरुभूमियों में मैदान जो प्लेन होते हैं, प्रमुख स्थलरूप है पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अफवा मुख्यतः बेसिन मुख्य होते हैं, यानी जो अफवा मुख्यतः बेसिन होते हैं। जो कहने का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार वापस देखते हैं। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अफवा मुख्यतः बेसिन मध्य में होते हैं, यानी जो पहाड़ियां होती है उनके बीच में जो बेसिन होते हैं वो मध्य बेसिन होते हैं। ठीक है, बेसिन के किनारे से लगातार लहे हुए अवसाद जमा होने के कारण जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। और पर्याप्त जल उपलब्ध होने से इन मैदानों में उथले जल क्षेत्र परिवर्तित हो जाते हैं और इन प्रकार की उथली अ, जल झीलों को ही पलाया कहते हैं। यानी इमेजिन कीजिए, ये तो यहाँ पे तो एक साइड में हमने माउंटेन जो रेंज है वो दिखाया, तो इमेजिन कीजिए एक माउंटेन रेंज इधर भी है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में भी है। ठीक है, तो दोनों साइड से जो अपरदन द्वारा मटेरियल आता है और बाद में जो फाइन और कोर पार्टिकल बचता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है और एक समतल मैदान के रूप में बन जाता है दो पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, तो इसी को हम पलाया झील बोलते हैं, जहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय में ही रहता है और अक्सर पलाया में लवण के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे होते हैं उनको कल्लर भूमि या सारीय भूमि, अल्काइल जो फ्लैट्स वो क्रिएट होते हैं। अब चूंकि इसके चारों ओर इतना टेम्परेचर हाई रहता है कि यहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, यानी वर्षण की अपेक्षा टेम्परेचर हाई होने की वजह से वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो जल बहुत कम समय तक बचता है। और इस वजह से यहाँ पे जो साल्ट पार्टिकल है वो कैपिलरी एक्शन द्वारा सतह पर आ जाते हैं। तो इस वजह से जो पलाया झीलें हैं वहाँ पे लवण के निक्षेप पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है अपवहन गरत, यानी जो डिफ्लेशन हॉल्स बनते हैं और गुहा बनते हैं वो कैसे बनती है, एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। ये एक बरखान है, ठीक है, बड़ा सा, और इसके बीच में यहाँ पे उसकी बरखान के अपर मोस्ट लेवल पर यहाँ पे एक हॉल क्रिएट हो गया। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो जल दिख रहा है आपको, ये लेगून झील है। ठीक है, सॉरी लेगून झील नहीं, लेगून कोस्टल पे बनती है पलाया झील। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ढलान प्रतीत हो रही है हमें। ठीक है, इधर से भी ये ढलान दिख रही है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे पलाया झील बनती है। अब ये क्या होता है कि पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपसे जनित पदार्थों या असंगठित मिट्टी का अपवहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले ग्रत बनते हैं जिन्हें अपवहन ग्रत कहते हैं। यानी इमेजिन कीजिए यहाँ पे कोई चट्टान आ गई, ठीक है, तो इस वजह से जो पवन है वो अपर्दन ज्यादा कर देती है, इस वजह से गर्त बन जाते हैं। अपवहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती है। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से मिट्टी सॉरी अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उतले गर्त और जिन्हें वात गर्त कहते हैं, ठीक है, ब्लो आउट बोलते हैं, यानी अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, बनते हैं। और उसके कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत होता है जिन्हें कैव्स कहते हैं, यानी गुहा बोलते हैं, यानी जो कैव टाइप की स्थलाकृति बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये गड्ढा काफी गहरा दिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम जो लास्ट वाली टर्म है इसको गुहा बोल सकते हैं, कैव बोल सकते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारी छत्रक, यानी जो मशरूम है, टेबल है या पिट्टी का सेल है। तो ये क्या होती है? मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवन अपवाहन और अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है। अपवाहन का मतलब है ए स्थान से कोई पार्टिकल्स बी स्थान पर चले जाना, और अपघर्षण का मतलब है यहाँ पे घर्षण क्रिएट होना, यानी इरोजन हो जाना। और कुछ प्रतिरोधी चट्टानें चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार तल पतले और ऊपरी भाग विस्तृत गोल टोपी के आकार के होते हैं, उन्हें छत्रक सेल के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत हो जाता है, और अधिकतर ऐसे अवशेष पिट्टिका की भांति खड़े रहते हैं। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए यहाँ पे ये डायग्राम है। अब इसके जो निचला पोर्शन है, ये भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका सहारा लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पोर्शन है वो नीचे वाला जो कनेक्ट है सतह से, उसका पोर्शन इतना सा चौड़ा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इमेजिन कीजिए ये ऊपर वाला पोर्शन इसका हट जाता है किसी कारणवश, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर एक समतल पोर्शन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पट्टिका, ठीक है। पट्टिका सेल या टेबल बोलते हैं। यानी ऊपर ऐसे लगता है यहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं, ठीक है, घर बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये घर बनाएंगे तब ये गिर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो छत्रक सेल है वो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये छत्रक सेल इस टाइप के बनते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि निक्षेपित स्थल रूप कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये हमने इरोजनल चीजें तो पढ़ ली, यानी अपरदन से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है वो तो हमने पढ़ ली है। अब निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है वो एक बार देखते हैं। पवन एक छंटाई करने वाला कारक है, यानी जो सॉर्टिंग एजेंट है, और अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई और अधिक दूरी तक किया जाता है। यानी जितना छोटा पार्टिकल्स होगा वो सतह से उतना ही ऊंचा दिखाई देगा। हम कभी कभी मरुस्थलीय एरिया में जो हमारा जो पोर्शन है वहां पे हम देखते हैं कि जो धूल के तूफान आते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के जो ज्यादा महीन पार्टिकल होंगे वो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चलेंगे और ज्यादा हाइट ऊंचाई तक जाएंगे। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने के अन्य कणों को ढीला कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये कोस्ट सॉरी सतह एरिया है मरुस्थल का, ठीक है। यहाँ से एक लैंड पार्टिकल उठा, हवा में गया, ठीक है, यहाँ पे टकराया। यहाँ पे टकराते ही क्या है कि यहाँ से दो पार्टिकल उठे, ठीक है, दो नहीं 10-15 उठ गए, ठीक है। तो इनमें से दो तीन आपस में हवा में टकराते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो अपने आपस में टकराते हैं और ढीला कर देते हैं। ढीला करने का मतलब है कि बड़ा पार्टिकल था जो टूट गया, ठीक है। अब यहाँ पे उछले तो 10-15 थे और यहाँ पे बन गए 20-25, ठीक है। वापस ये सतह पर टकराते हैं तो यहाँ से 25 पार्टिकल इमेजिन कीजिए, और 25 को उठाते तो 50 हो जाते हैं। ऐसे करके ये प्रोसेस चलता है, और बाद में जो बड़ी आंधी होती है ना, जो क्या बोलते हैं इनको, तूफान बोलते हैं, इसका आकार बन जाता है धीरे धीरे, जिन्हें साल्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, साल्टेशन, ठीक है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं जो नमक है उसके निर्माण का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये नमक निर्माण का प्रोसेस नहीं है। ये जो अपवहन और अपघर्षण होता है पार्टिकल्स का, उनकी वजह से जो टूटते हैं, बिखरते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको हम साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़कर ले जाए जा सकते हैं। चूंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थ छंटाई का काम हो जाता है। जब पवनों की गति बढ़ जाती है, यानी सॉरी पवनों की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है, तो कणों का आकार उनके आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यानी जो कण है वो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, 25-50 धीरे धीरे संख्या बढ़ जाती है। जैसे ही हवा का रुख थोड़ा कम हुआ, धीरे हुआ, तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे जमने लग जाते हैं सतह पर। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों के कण महीन भी देखे जा सकते हैं। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? जैसे एक तो सैंड ड्यून हो गया, ठीक है। तो अब जब हम कभी सैंड ड्यून्स पे दौरे पे चढ़ते हैं तो हमें जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना सैंड ड्यून्स का, वहां पे बहुत महीन पार्टिकल मिलते हैं हमें देखने को। मतलब वहां पे सैंड सील्ट कले टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं, कहने का मतलब एकदम बारीक बारीक पोर्शन होता है, वो हमें जो सैंड ड्यून होते हैं उनके टॉप पर मिलते हैं, टॉप मोस्ट पर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हवा उनको अधिक ऊंचाई तक लेके जाती है, और उनकी हवा में भी हाइट होती है और जमीन से भी वो काफी ऊपर उठते हैं, तो वो बाद में आगे जाके उस स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं। अब यहाँ पे बालू टिक्के है। अब ये सैंड ड्यून्स क्या है कि उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान है, और इनके निर्माण के लिए अवरोध होना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी पहली बात तो ये है कि जहाँ पे वर्षा होती है कंटिन्यूस, वहाँ पे बालू के टिब्बे नहीं बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टिक्के बोल दिए पहले से, वो रॉन्ग बोल दिया, सॉरी।
तो यहाँ पे बालू के टिब्बे कहाँ बनेंगे, जहाँ पे उष्ण शुष्क मरुस्थल होगा। फॉर एग्जाम्पल थार डेजर्ट है, रुबन अल खली मरुस्थल है, ठीक है। उसी प्रकार से जो सऊदी अरेबिया का मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे वर्षा कम होती है और टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहता है तो जो विंड की वेलोसिटी है वो कम समय में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये टोपोग्राफी बनती है, ठीक है। और इनका अवरोध होना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पार्टिकल्स उठे और यहाँ पे कुछ अवरोध नहीं है तो पार्टिकल्स आगे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए यहाँ पे कुछ अवरोध आ गए तो पार्टिकल यहाँ पे जम जाएंगे और बाद में एक बड़े जो टीला है, जो बरखान है, उस टाइप का रूप धारण कर लेगा। अब जो आगे है कि बालू टीले विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायग्राम यहाँ पे 7.14 में दिखाया हुआ है, ठीक है। अनुदैर्ध्य होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, सीप है, बरखान है, पैराबोलिक है, ये सारी चीजें बनती है, ठीक है। तो हम 3D में और अच्छे से समझेंगे इनको अभी, अलग अलग पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि नौ चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती है उनको बरखान कहते हैं। जहां रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है वहां पे परवलयिक यानी जो पैराबोलिक बालू का स्तूप का निर्माण होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले बरखान को देखते हैं। यहाँ पे बरखान ड्यून से हवा इस साइड में जा रही है तो यहाँ पे ये स्टीप स्लोप है यहाँ पे, ठीक है। तो बरखान डायरेक्शन हवा की इस साइड में, तो स्टीप स्लोप डायरेक्शन के अनुकूल होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से बरखान का निर्माण होता है। एक बार इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। बरखान ड्यून्स, ठीक है। तो हवा आ रही है, ठीक है, इधर से भी आ रही है, मतलब हवा का रुख इधर है, चाहे यहाँ से मान लो कहीं से भी, ठीक है। तो बरखान इस टाइप में बनते हैं, ठीक है। तो ये बरखान का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे पैराबोलिक एक टर्म हमने अभी क्या पढ़ी थी, एक मिनट, यहाँ पे हाँ पैराबोलिक पढ़ा था। पैराबोलिक कब बनता है, जब एक्चुअली में क्या होता है कि पैराबोलिक बीच में यहाँ पे क्या है कि जब बीच में कुछ पेड़ पौधे या कुछ इस टाइप की जो बायोडाइवर्सिटी का कुछ पोर्शन मान लो कि पेड़ पौधे यहाँ पे आ गए तो उस वजह से यहाँ पे पैराबोलिक यानी परवलयिक बालू का स्तूप बनते हैं। अर्थात अगर पवनों की दिशा इस तरह रहे तो परवलयिक बालू का स्तूप बरखान से भिन्न आकृति होते हैं। यानी बरखान, जैसे फॉर एग्जाम्पल बरखान किस डायरेक्शन में बनते हैं, बरखान इस डायरेक्शन में बने हैं। एक बार इसी मैप में देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा बरखान कैसे बनते हैं, ठीक है। अब बरखान में डायरेक्शन क्या है हवा की, इधर है, ठीक है। तो ये इस टाइप में इनकी दो सींग है वो इस डायरेक्शन में होंगे, यानी जिस साइड में हवा होगी उसी साइड में सींग होंगे, ठीक है, बरखान के। लेकिन पैराबोलिक है वो उल्टे बनते हैं बरखान के, यानी जिस डायरेक्शन में पवन है उस डायरेक्शन में बीच वाला पोर्शन होगा और जो सींग होंगे वो पवन के विपरीत डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसके सींग है। तो बरखान और पैराबोलिक में डिफरेंस यही है कि इनके दोनों के जो रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। अब सीप है जो बरकान की भांति होते हैं, ठीक है। अब बरकान की भांति सीप होते हैं और सीप बालू टिब्बों में केवल एक भुजा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीप बना, यहाँ पे पवन की डायरेक्शन ये है और ये आधा ही बना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कट गया, ठीक है। तो ये आधा बचा पोर्शन है, इसको सीप कहते हैं, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है कि ऐसा पवन की दिशा के बदलाव के कारण होता है। सीप की ये भुजा ऊंची और अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम हुए पवनों की दिशा स्थायी हो जाती है तो अनुदैर्ध्य जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। पहले हम सीप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पैराबोलिक ड्यून्स है यहाँ तो, और ये स्टार ड्यून है, अभी देखेंगे इनको भी। यहाँ पे नहीं दे रखा है, एक मिनट। सीप को यही समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाला डायग्राम से समझना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है जब, जैसे फॉर एग्जांपल ये बरखान है, एक मिनट, यहाँ पे ये बरखान बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन सही है, हवा भी अच्छी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बरखान बना हुआ है। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पे कुछ कारणवश जो डायरेक्शन है हवा की डायरेक्शन है वो ऐसे मूव हो गई, ठीक है। तो इस वजह से जो बरखान बनेंगे, जो बरखान का एक सींग है वो गायब हो जाएगा, तो उसके जो पोर्शन है वो सीप बचेगा, ठीक है। तो उसको हम सीप बोलेंगे। तो बरखान पैराबोलिक और सीप है वो एक दूसरे के समानांतर बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि बरखान में दो सींगें होती है वो पवन की दिशा के समानांतर होती है। पैराबोलिक में सींगे विपरीत होती है हवा के। और जब सीप कब बनते हैं, जब बरखान की एक जो सींग है वो बचता है, दूसरा गायब हो जाता है, तो उसको हम सीप बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो लॉन्गिट्यूडनल जो अर्ध सॉरी अनुदैर्ध्य टिब्बे कब बनते हैं, ठीक है। तो पवनों की दिशा स्थायी रहे तो स्थायी बनते हैं। ये अधिक लंबाई और कम ऊंचाई वाले लंबेमान कटक प्रतीत होते हैं। अब ये अनुदैर्ध्य क्या है एक बार इनको देखते हैं। पवन की डायरेक्शन ये है और दोनों साइड में ड्यून्स बने हुए हैं, ठीक है। तो बीच में पवन जा रही है, पवन इस साइड में और इस साइड में डिपोजिशन करती जा रही है, ठीक है। एक बार इस डायरेक्शन में देखते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है वो कैसे बनते हैं, जो अरेत होती है ना, हमने हिमानी क्षेत्र में अरेत पढ़ा था। अरेत का मतलब है कि जो
तीव्र पोर्शन है, तीव्र ढलान है इसके तीनों चारों साइड में, ग्लेशियर पिघले हैं और बाद में जो टोपोग्राफी बचती है उनसे अरेत बनता है। तो अरेत की जो अरेत लाइक टोपोग्राफी बनती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, उनको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, तो कभी जियोग्राफी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि जो हिमानी क्षेत्र में अरेत बनता है वैसी टोपोग्राफी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे बनती है। ठीक है, तो वो कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीखे तीखे जो क्या बोलते हैं आरी टाइप के पोर्शन बनते हैं। ठीक है, तो इनमें जब जब हम एक वर्ड यूज करते हैं कारवा, ठीक है, तो कारवा क्या होता है? जो ऊंटों का काफिला होता है वो इन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं इनके मध्य में बहता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको एक स्टेबल लैंडफॉर्म्स मिल जाता है चलने के लिए। ठीक है, बहने के लिए। ठीक है, तो बहने नहीं, चलने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से कारवा यहाँ पे बहता है। ठीक है, और जो ऊंटों के बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं वो इस डायरेक्शन में, मतलब इन दो जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है इनके मध्य में बहता है। ठीक है, तो ये बनता है। और जब बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है, तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये जम जाता है, तो ये तीखा हो जाता है काफी अपेक्षाकृत। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बनते हैं, यानी अनुदैर्ध्य टिब्बे बनते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे यानी जो ट्रांसफर ड्यून्स है वो प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ पे ये 90 डिग्री के कोण पर कौन बनेगा? 90 डिग्री का कोण कहाँ होगा? ट्रांसवर्स ड्यून में। ठीक है, यानी जो अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तो बनते हैं पवनों की दिशा के सापेक्ष। पवनों की दिशा के सापेक्ष कौन से बनते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। और पवनों की दिशा के 90 डिग्री एंगल पर, राइट एंगल पर कौन से बनते हैं? ट्रांसवर्स ड्यून, यानी अनुप्रस्थ। जो अनुप्रस्थ का मतलब है कि हवा इनको आगे बढ़ाती जा रही है, काटती जा रही है। ठीक है, तो इनकी वजह से अनुप्रस्थ जो ड्यून्स है वो बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर होता है, यानी इस टाइप के बनते हैं। यहाँ पे ड्यून्स बनते हैं, पवने जाती है आगे। इसी प्रकार से ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती है। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बे का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट बस जाते हैं बाद में। ठीक है, तो इस वजह से ये मानव बस्तियों के निकट होते हैं। ठीक है, तो एक बार बरखान को और जो टोपोग्राफी है इनको एक बार वापस देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पहला है बरखान। ठीक है, सिंपल वर्ड है, बरखान से शुरू करते हैं। बरखान क्या है? पवन की दिशा में जो बनते हैं। और बरखान में पवन के जो सींग है वो किस डायरेक्शन में होते हैं? पवन की दिशा में होते हैं। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक टोपोग्राफी दे दी ऐसी, ठीक है, और इसमें पूछ लिया और डायरेक्शन पवन की ये कर दी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछ लेंगे ये पैराबोलिक है या बरखान है या सीप है या अनुप्रस्थ बरखान है। ठीक है, सॉरी, अनुप्रस्थ जो टिब्बे बनते हैं वो है। ठीक है, तो इमेजिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो बरखान में जो सींग होते हैं वो पवन की दिशा में होते हैं। उसी प्रकार से जो पैराबोलिक होते हैं उनमें सींग विपरीत होते हैं। सीप, जब बरखान का एक पोर्शन, एक सींग है वो कट जाए और दूसरा बच जाए और लंबवत हो जाए, वो उसको बोलते हैं सीप। उसी प्रकार से जो अनुप्रस्थ क्या है? 90 डिग्री के एंगल पर बनते हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको, माइंड में बिठा लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, समकोण वर्ड या इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, समकोण की वजह से अनुप्रस्थ बरखान बनते हैं। ठीक है, बरखान या टिब्बा कुछ भी बोल दो। ठीक है, उसी प्रकार से जो अनुदैर्ध्य होते हैं वो पवन के अगल बगल में बनते हैं। ठीक है, और जो कारवा होता है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो ऊंट का काफिला होता है ऊंटों का, वो अनुदैर्ध्य टीलों में, टीलों के बीच में चलता है। तो कभी आपसे एग्जाम में अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लेगी जो जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए जो कारवा होते हैं वो कौन से कारवा के लिए कौन सा जो टिब्बा है वो मरुस्थलीय टिब्बा अनुकूल है? तो एक दे देगा बरखान, दूसरा दे देगा पैराबोलिक, या दे देगा अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो आपको याद रखना कि जो अनुदैर्ध्य जो टिब्बे बनते हैं वो कारवा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्टार ड्यून्स कब बनते हैं? अब स्टार ड्यून तब बनते हैं भाई साहब जब जो पवन की दिशा है वो चारों साइड से आकर टकराती हो, तब जो स्टार टाइप के ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो नेटवर्क ड्यून का मतलब है कि हवा की कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से नेटवर्क ड्यून बनते हैं। नेटवर्क का मतलब है कि ये एक दूसरे से आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि अनुप्रस्थ कहाँ है, अनुदैर्ध्य कहाँ है। ठीक है, उसी प्रकार से ट्रांसवर्स ड्यून्स है वो इस टाइप में बनते हैं। उसी प्रकार से जो लीनियर ड्यून्स है, लीनियर ड्यून्स एक जो हमने अभी पढ़ा था ना, जो कारवा अनुदैर्ध्य, ठीक है, एक मिनट, अनुदैर्ध्य टाइप के जो बरखान पड़े थे ना, उसी की यदि एक भुजा को ले लें तो ये लीनियर बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो डोम ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, डोम ड्यून्स का कब बनते हैं? जब बरखान में जो
डायरेक्शन है वो हवा की इधर है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि इमेजिन कीजिए हवा का रूप बदल गया और हवा इस डायरेक्शन में आ गई और बरखा अपनी जगह स्थिर है, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे पोर्शन ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बाद में क्या है कि यहाँ पर इधर भी एक बरखान टाइप का स्थलाकृति बन जाएगा और यहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं डोम टाइप स्थलाकृति बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये टोपोग्राफी निर्मित होती है। अब यहाँ पे एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि जो पवन द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं यानी जो एलियन लैंडफॉर्म्स बनते हैं इरोजनल यानी अपरदन द्वारा कौन कौन से स्थलाकृतियां बनती है, ठीक है। अपरदन द्वारा पहली तो बनती है ज्यूजेन, ठीक है। ज्यूजेन अभी हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं एनसीईआरटी में, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो याद रखना ज्यूजेन है, ज्यूजेन अपरदन से बनती है। उसी प्रकार से यारडंग है, ठीक है, यारडंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से ड्रैगनटन्स, ठीक है, ये जो स्वतंत्र रूप से जो चट्टानें पड़ी रहती है उनको ड्रैकेंटन्स बोलते हैं, ड्रैकेंटर बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो यार्डंग है वो क्या है कि जो रेजिस्टेंस रॉक होती है, यहाँ पे हार्ड रॉक आ गई। उसी प्रकार से जो ज्यूजन है, ज्यूजन यानी जो भेड़ की पीठ के टाइप की स्थलाकृति दिखती है ऊपर से देखने पर, ठीक है। तो उस टाइप की जो स्थलाकृति बनती है। उसी प्रकार से ब्लो होल है यानी जो सैंड ड्यून्स है उनके ऊपरी पोर्शन पर एक गड्ढा हो जाता है, उसको बोलते हैं इनसेलबर्ग, हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। जो अपेक्षाकृत हार्ड रॉक होती है वो बीच में आ जाती है। उसी प्रकार से जो डेजर्ट पेविमेंट्स बनते हैं यानी जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है बीच में, यहाँ पे रेत बह रही है, ठीक है, हवा द्वारा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे डेजर्ट पेविमेंट्स बनते हैं। उसी प्रकार से एवलियन जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं डिपोजिशनल यानी अपर से कौन कौन से, सॉरी निक्षेपण से, निक्षेपण से कौन कौन से स्थल स्वरूप बनते हैं। पहला बनता है ईर्ग, ठीक है, ईर्ग। उसी प्रकार से दूसरा बनता है रिपेल्स। रिपेल्स का मतलब है कि हमें ये सीढ़ी नुमा स्थलाकृति दिखती है बहुत लार्ज स्केल पर, ठीक है। उसी प्रकार से बरखान बनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। उसी प्रकार से ट्रांसफर ड्यून बनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो स्टार ड्यून बनते हैं, हवा चारों तरफ से इसको आके बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनसीईआरटी का, ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है, भू आकृतियां और उनका विकास। तो सबसे पहले हमने जो नदी जल द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है उनके बारे में डिटेल से देखा था। नदी के बाद में हमने जो इम्पोर्टेंट स्थलाकृतियां पढ़ी तो वो हिमानी के बारे में पढ़ा था कि ग्लेशियर से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। ग्लेशियर के बाद में हमने इम्पोर्टेंट जो टोपोग्राफी पढ़ी थी वो तरंग द्वारा पढ़ी थी, ठीक है। तरंग के बाद में हमने पवन द्वारा पढ़ी थी, लेकिन एक बच रही है यहाँ पे, कौन सी है एक बार वापस देखते हैं। रिवर द्वारा हो गई, रिवर के बाद में इम्पोर्टेंट एक बार, हाँ, जो क्रस्ट टोपोग्राफी है, क्रस्ट टोपोग्राफी है वो जो लाइमस्टोन चूना पत्थर की जो चट्टानें होती है वहां पे बनती है, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट जो लैंडफॉर्म क्रिएट करने के जो फैक्टर है उनके बारे में डिटेल से देखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो क्लाइमेटोलॉजी है उसको कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का। तो ये ज्योमॉर्फोलॉजी है हमारी जो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 7th नंबर चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ठीक है। और जो एनसीईआरटी का जो मेजर पोर्शन है आपका उसको आप और स्ट्रॉन्ग कीजिए ये सेशन देख के। थैंक यू।